वामपंथी, वामपंथी किसका साथ देंगे? गरीबों का, समाज के पिछड़े वर्ग का। दक्षिणपंथी बाजार मूलक का। वैसे गरीब किसे कहते हैं? कौन बताएगा? अर्थशास्त्री तो बताओ। नहीं, ठीक है। देखो, जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सके ना, उसे साधारण भाषा में क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं, जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सके। अब इसमें मूलभूत आवश्यकता तो अपने तो 3-4 ही है, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान को अगर हटा दें तो उसकी जगह स्वास्थ्य जुड़ जाता है। रोटी, कपड़ा और स्वास्थ्य, शिक्षा ही मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो वामपंथी किससे जुड़ी हुई व्यवस्था हो गई? साम्यवाद से। किसके बराबर हो गई? साम्यवाद। दक्षिणपंथी किसके बराबर? पूंजीवाद। बताओ कहाँ दिक्कत आई इसमें? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी जुड़ रहे हैं, ठीक है। फिर भी बच्चे कम ही आज। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, राजनीतिक टकराव अपना पहला बिंदु है। राजनीतिक टकराव जो अपन ने शनिवार को पढ़ा था, साम्यवाद, पूंजीवाद, उसको लेकर 2 से 3 चैप्टर जब अपन समकालीन विश्व की राजनीति पढ़ेंगे ना, तो वहां ये पूरा एक टॉपिक वहां पर आपने को मिलेगा। इसीलिए उसको ये मत सोचना कि ये पढ़ाया क्यों था, कहां से आ गया। उसको बहुत अच्छे से तैयार रखना है, वो वहां काम आएगा। वो समझना जरूरी था, इसलिए क्योंकि ये इसके बिना शुरू ही नहीं हो सकता। देखो, राजनीतिक टकराव क्या थे, सवाल क्या उठा हमारे बीच में। जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब देश आजाद हुआ तो हमारे बीच में बहुत गहरे सवाल थे। गहरे सवाल क्या थे? कि विकास कैसे किया जाए। सवाल क्या था? विकास कैसे किया जाए। अब विकास की परिभाषा में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि विकास की परिभाषा हमारा उद्देश्य नहीं है, वो अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो वो यही है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए सार्थक लक्ष्यों को यदि प्राप्त कर लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अब इसमें मामला कहाँ गड़बड़ हुआ? विकास क्या है? अंधा अनुकरण अगर हो रहा है तो मामला क्या है? गड़बड़। विकास क्या है? पर्यावरण को ध्यान में रखकर सुनियोजित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। लक्ष्य क्या कर लिया जाए? प्राप्त कर लिया जाए, तो क्या है? विकास है। अब नियोजन किसे कहते हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। परियोजनाएं तो पढ़े ही पढ़ेंगे। नियोजन क्या है? उपलब्ध संसाधनों का 100% उपयोग करके लक्ष्यों की प्राप्ति करना। लक्ष्यों की प्राप्ति करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। सवाल मेरे साथ साथ लिखो आप। विकास को लेकर राजनीतिक टकराव क्या क्या थे? विकास को लेकर राजनीतिक टकराव क्या क्या थे? पहला सवाल तो ये लिख लो। दूसरा लिखो, नियोजन क्या है? नियोजन क्या है? अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नियोजन क्या है? उपलब्ध संसाधनों का 100% उपयोग करके लक्ष्यों की प्राप्ति करना क्या है? नियोजन कहलाता है। तीसरा, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा। कौन कौन सी? वामपंथी और दक्षिणीपंथी विचारधारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका एग्जाम्पल देखो, एडजस्टमेंट। अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं अपन? एडजस्टमेंट। इसे ही नियोजन कहते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो ये एक बेंच है, आप टेबल मान लो, कुर्सी मान लो,
और इस पर बैठने की व्यवस्था 3 बच्चों की है, और ये 3 बच्चियां कौन है? गर्ल्स हैं। ये 3 स्टूडेंट कौन है? गर्ल्स हैं। अब आप देखें, ऐसी कोई बच्ची आ गई जो इनकी सहेली नहीं है, तो ये क्या कहेंगी? इधर किसक साइड में, है ना, और 3 ऐसे बैठेंगी कि 4 की चौथी एडजस्ट हो ही नहीं सके। और अगर इनके अब्बा वाली बढ़िया वाली जो दोस्ती है वो बच्चियां अगर आ गई तो ये यहाँ पर 5 लोगों को भी बैठा लेंगी, है कि नहीं? इसे ही नियोजन या एडजस्टमेंट कहते हैं कि जितना हमारे पास है उसी का इस्तेमाल किया जाए और फिर लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, तो क्या कहलाएगा? नियोजन कहलाएगा। चीन ने यही किया था, आपको पता हो तो। चीन ने क्या किया, आगे आएगा अपने चैप्टर में बड़ा डिटेल से। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। देखो, ये तो आ गया चीन और ये आ गया विश्व। एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझ लेना। हुआ क्या, चीन यदि विदेशों से क्या करता है? आयात। क्या करता? आयात। तो क्या देना पड़ता? विदेशी मुद्रा। आप जानते हो अंतरराष्ट्रीय धरातल पर डॉलर्स में व्यापार होता है। आप अपनी मुद्रा को आप चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट माने, लेकिन विदेश उस मुद्रा को लेंगे कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उनको तो सर्वग्राही या दमदार पैसा चाहिए, और वो कौन सा होता है? डॉलर होता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि इन विदेश में अगर विदेशों से पैसा के दम पर कुछ खरीदना है तो क्या देने पड़ेंगे? डॉलर। और अगर डॉलर देते हैं तो चीन क्या होता है? कमजोर। इसका पैसा कहां चला जाएगा? विदेशों में चला जाएगा, और ये क्या होगा? कमजोर। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा कमजोर। ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए इसने क्या किया कि आयात बंद कर दिया। कब बंद किया? 1972 से। कहानी समझ में आ रही क्या अदिति? यस सर। देखो, एक तरफ तो कौन है? विश्व। एक तरफ कौन है? चीन। चीन को ये लगने लगा कि यदि मैं विदेशों से माल खरीदता हूं तो मेरे को क्या देना पड़ेगा? विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी, और मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ऐसा प्रेशर ना बढ़े इसलिए इसने क्या बंद कर दिया? आयात बंद कर दिया। अब जैसे ही आयात बंद किया तो मारामारी होना तय हो गई। सवाल ये उठा कि देश के अंदर अब चीजें कहां से आए? पहले तो विदेश से आ रही थी, अब कहां से आए? तो चीन ने क्या कहा, जो अपने पास है, जो अपने पास है उसी का इस्तेमाल करो, उसी का क्या करो? उपयोग करो, और देश को आगे बढ़ाओ। अब जब ऑप्शन बचा ही नहीं तो फिर चीन के पास एकमात्र ऑप्शन बचा कि अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना और उससे चीजें बनाना और देश का विकास करना। तो चीन में इतना खतरनाक विकास हुआ जिसकी कल्पना आज हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि चीन भारत से विकास के मामले में तो बहुत तगड़ा है। वो अलग बात है शाम तक चलेंगी कि नहीं उसकी चीजें, उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आज हमारे से बहुत ज्यादा चीन का विकास हो चुका है। इसलिए हुआ क्योंकि उसने क्या अपनाया? नियोजन अपनाया। इसने कहा कि जितना उपलब्ध है उसी में काम चलाना है, बाहर से बोझ नहीं लेना। हम कर्जा लेने में विश्वास करते रहे और वो एडजस्टमेंट नियोजन बढ़ाने में विश्वास करते रहे। और नियोजन में एक प्रमुख शर्त है क्या? कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। एक शब्द और याद रखना, अंधानुकरण। अंधा अनुकरण ये नहीं होना चाहिए। अंधानुकरण क्या होता है? उद्योग लगाए जा रहे हैं, भयंकर उद्योग लगा रहे हैं और उससे क्या कमा रहे हैं? लाभ। कभी भी विकास नहीं कहलाता ये, विकास कभी नहीं होगा। अंधानुकरण हमेशा हमेशा क्या लाता है? बर्बादी लाता है, कभी भी विकास नहीं लाता है। यहां तक की बात किसके समझ में नहीं आई? नियोजन किसे कहते हैं? कौन बताएगा? उपलब्ध संसाधनों का 100% क्या है?
नियोजन कहलाता है। और ये नियोजन क्यों जरूरी था? क्योंकि सिस्टेमेटिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था। अब अगला सवाल लिख लिया क्या बेटा? नियोजन किसे कहते हैं, समझ में आ गया? चीन ने विकास की योजनाएं कब से बनाना शुरू की? तो 72 से। बंद कब किया देश को? 72 से। और सिस्टमेटिक खोलना भी शुरू यहीं से ही किया। बंद तो पहले ही कर दिया था, लेकिन खोलना उस जमाने में शुरू किया 72 में। अब एक देसी एग्जांपल आप समझो, उससे ये चैप्टर अपना पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर था हमारे में और चीन में। क्योंकि हम चीन पूरा पढ़ेंगे डिटेल से, अपने सिलेबस में चीन पूरा है टू जेड, सारी योजनाएं वगैरह जितनी भी उसके विकास की योजनाएं, सब पूरा चैप्टर आएगा अपने सेकंड लास्ट। भारत देखो क्या है, दोनों में अंतर क्या है। चीन और भारत आसपास से आजाद हुए, ये तो हुआ 47 में और ये हुआ 49 में। तो बाद में कौन हुआ? चीन। जनसंख्या में भी पीएचडी कर रखी है अपन ने, इसका वर्ल्ड में दूसरा नंबर और इसका वर्ल्ड में पहला नंबर, इसमें भी कहीं कोई अंतर नहीं। क्षेत्रफल में भी देखें तो इसका तो मुझे पता नहीं, इसका 7वां नंबर है, रूस का पहला नंबर है। अब देखो मुद्दे की बात, अगर हम विकास के नाम पर देखें तो देश जब आजाद हुआ था तब भारत में रेल की व्यवस्था ज्यादा अच्छी थी। कब? 47 में ज्यादा अच्छी स्थिति में थे हम। ज्यादा अच्छी स्थिति में थे। चीन के हालात क्या थे? खराब। यहाँ स्थिति थी खराब। और एक आइडिया के अनुसार एशिया में सबसे ज्यादा गरीब क्षेत्र अगर कोई था तो वो कौन था? चीन ही था। अब ऐसे में मामला वहां पर गड़बड़ था ही था। धीरे धीरे चीन ने तो क्या किया? विश्व से अपने को अलग किया। विश्व से क्या किया? अलग। इसका मतलब क्या हुआ? बंद समाज अपनाया या बंद व्यवस्था अपनाई। बंद व्यवस्था अपनाई किसने? चीन ने। और हमने क्या अपनाई? खुली व्यवस्था। खुली व्यवस्था। अब देखो क्या होता है, आपने देखा होगा सिस्टम और विदाउट सिस्टम में अंतर क्या। जैसे एक एग्जांपल देखो आप, 50 साल पुरानी गाड़ी और एक नई गाड़ी, दोनों का रेस करवा दिया जाए। एक गाड़ी कितनी पुरानी है? 50 साल पुरानी। एक गाड़ी कितनी है? नई। दोनों का रेस करवा दिया जाए, 100 पे भगा दिया जाए, तो पुरानी वाली गाड़ी का तो स्टीयरिंग ही बचेगा और नई वाली गाड़ी पूरी बचेगी। यहां भी यही हुआ कि इन्होंने भी प्रतियोगिता शुरू की और इन्होंने भी प्रतियोगिता शुरू की। प्रतियोगिता का मतलब कंपटीशन, किससे? विश्व से। अब देखो एक उदाहरण मैं लेता हूं बैंक का। बैंक का उदाहरण, चीन ने क्या किया? विश्व से अपना आयात निर्यात बंद कर दिया। आयात निर्यात बंद कर दिया। निर्यात तो कहां से करेगा, क्योंकि उसकी जनसंख्या उतनी थी और डेवलप था ही नहीं। आयात बंद कर दिया किसने? चीन ने। उससे फायदा क्या हुआ कि अब आवश्यकता बढ़ने लग गई। आवश्यकता बढ़ने लगी तो खुद बनाने लग गए। धीरे 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 विकास होने लग गया और चीन प्रतियोगिता में आ गया जबरदस्त। जैसे बैंक का उदाहरण लिया तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आईसीआईसी। माना ये चीन का बैंक है और एक उदाहरण लेता हूं मैं एसबीआई, ये भारत का बैंक है। तो आप स्थिति का आकलन कर सकते हो, इसकी स्थिति कैसी होगी, इसकी स्थिति कैसी होगी। चीन ने केवल उन्हीं उद्योगों को विश्व के सामने खोला जिसमें वो एक्सपर्ट था, मजबूत था। और जब वो बढ़िया मजबूत हो गया उन उद्योगों में, तो दुनिया को कहा कि आओ अब चीन से मुकाबला करो। क्योंकि चीन को पता था चाहे कितना भी बड़ा देश आ जाए, अब मेरे इन उद्योगों से कोई घबराने वाली बात नहीं है। चीन को घबराना नहीं है, अब दुनिया को घबराना है, क्योंकि मेरे ये उद्योग इतने मजबूत हो गए कि अब डगमगाने वाले नहीं हैं। और भारत के जो
उद्योग थे वो डगमगाने वाले थे, क्योंकि इनका विकास हुआ ही नहीं था। ऐसे में हमने रास्ता खोला और हम चले गए बर्बादी की तरफ। उतना विकास नहीं हो पाया जितना चीन में होना चाहिए था। चीन ने क्या की, प्लानिंग की, और प्लानिंग के आधार पर सिस्टेमेटिक काम को बढ़ाया। सारे रास्ते नहीं खोले, आयात को नहीं बढ़ाया, और अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर क्या किया, उसने विकास किया। किसने किया? चीन ने। इसी कारण चीन का विकास ज्यादा हुआ और भारत का विकास हुआ कम। किसके समझ में नहीं आया? मनोहर, कोई सवाल पूछ रहा है क्या? नो सर। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आया? चीन ने क्या बंद कर दिया? आयात। इससे बाहर का तो प्रेशर था वो क्या हो गया? बंद। पैसे किसी को देने नहीं, जितना है उतना ही काम करना है। अगर सब्जी बनी है तो खाना खाना है, नहीं बनी है तो नहीं खाना, अपना ही सब कुछ है। इधर से आयात बढ़ता चला गया, भारत पर बोझ बढ़ता गया, कर्ज बढ़ता गया, जनसंख्या का बोझ बढ़ता गया, तो बर्बादी के कारण बढ़ते गए। ये वॉइस बंद करो भाई, आवाज आ रही है? अब देखो राजनीतिक टकराव। राजनीतिक टकराव कहां का बिंदु है? भारत का। इसमें क्या हुआ कि हमारे यहां दो प्रकार के नेता थे। एक तो कौन से? साम्यवाद के समर्थक। एक कौन थे? पूंजीवाद के समर्थक। ये दो प्रकार के नेता हमारे यहाँ थे। तो लाजमी ये टकराव होना जरूरी है। साम्यवाद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्या है, पूंजीवाद भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्या है। तो ये बड़ा सवाल हमारे आता है कि भारत में विकास को लेकर राजनीतिक टकराव क्या थे, स्पष्ट कीजिए। सवाल आप लिख लें, भारत में विकास को लेकर राजनीतिक टकराव क्या थे, इसका आंसर हम देने वाले हैं। पहला देखो, एक साइड कौन थे? साम्यवादी। एक साइड कौन थे? पूंजीवादी। ये कहां के थे? सोवियत संघ के। ये कहां के थे? अमेरिका के। बहुत सारे नेता क्या कह रहे थे कि भारत को पूंजीवाद के साथ जाना चाहिए। भारत को किसके साथ जाना चाहिए? पूंजीवाद। लेकिन नेहरू सहित बहुत से नेता पर गहरा प्रभाव किसका था? साम्यवाद का। समझ में आ रही है बात? राजनीतिक टकराव क्या है विकास को लेकर, कि विकास की योजना कौन सी बनाई जाए। तो सवाल उठा, पूंजीवाद अपनाया जाए या साम्यवाद। और दो ध्रुवों में बंटना शुरू हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1945 से। कब तक चला? 91 तक। आप क्वेश्चन लिख लो, शीत युद्ध का कालक्रम कब से कब तक था? शीत युद्ध का कालक्रम कब से कब तक था, या शीत युद्ध कब से कब तक चला? 1945 से 91 तक। ठीक है। और पहला विश्व युद्ध कब से कब तक? 14 से 18, ये भी लिख लो। दूसरा कब से? 39 से 45। और इसके बाद क्या चला? शीत युद्ध चला। तो आपको याद होना चाहिए शीत युद्ध का घटनाक्रम कब से कब था? 45 से 91। और विश्व कितने भागों में बटा? दो भागों में। कब से? 45 से। यही घटना यहाँ थी। ठीक है। अब सवाल क्या उठा कि ये तो क्या बनाता है? अमीर। ये तो क्या बनाता है? अमीर। और ये क्या करता है? गरीबी मिटाता है, गरीबों को साथ लेकर चलता है, साथ लेकर चलता है। अब सवाल ये उठा कि हमारे पास तो जनसंख्या कौन सी थी? गरीबों की। लेकिन अगर हम पूंजीवाद अपनाते हैं तो क्या आ जाएगी? अमीरी आ जाएगी। लेकिन आप जानते हो समाज में हमेशा अमीर क्या होते हैं? संख्या में कम। तो जो बड़ा भारी क्षेत्र हमारे यहाँ से पिछड़ जाएगा, किसका? गरीबों का। उसका क्या होगा? वो क्या क्रांति नहीं करेगा क्या? क्या वो अराजकता नहीं फैलाएगा क्या? क्या वो आजादी के आंदोलन नहीं करेगा क्या?
ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पास में थे कि क्या देश की आजादी इतनी आसान है, क्या देश का विकास इतना आसान है, किसमें, पूंजीवाद में, क्योंकि जो लोग पिछड़ जाएंगे वो लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो इसका चैप्टर तो हो गया खत्म। अब देखो साम्यवाद, अगर मान लो साम्यवाद अपना अपना लेते हैं तो इसमें किसको लाभ होगा, गरीबों को, सब साथ किसको लेके चलेंगे, गरीबों को। लेकिन क्या गरीबों को राज्य खिला पाएगा क्या, गरीब कितने हैं, बहुत ज्यादा, सब काम किसको करने हैं, राज्य को। और राज्य कैसा है, सोने की चिड़िया, सोना कौन ले गए, अंग्रेज, तो बचा क्या, गरीब राज्य। देश कब की बात हो रही है, 47 की, आप जानते हो कितनी बुरी स्थिति थी, और देश तो वैसे ही गरीब था, आज भी गरीब ही है। तो ऐसे में क्या गरीब राष्ट्र पेन से लेकर प्लेन तक बनाने के साथ साथ क्या देश की जनता को खाना खिला पाएगा क्या, क्या शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार दे पाएगा क्या, क्या वो सारे काम जो सोवियत संघ करता था वो कर पाएगा क्या, और फिर राष्ट्र चल पाएगा क्या, है कि नहीं है। इतना बोझ लादने के बाद क्या राष्ट्र सुचारू रूप से चल पाएगा क्या, ये भी बड़ा सवाल था। तो ऐसी स्थिति में कौन सी व्यवस्था अपनाएं, हमारे पास कंफ्यूजन बढ़ता ही चला गया कि हम क्या अपनाएं और क्या नहीं। फिर इसके बाद हमने दोनों को ही छोड़ दिया और कौन सी अपनाई, मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। सवाल लिखो, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई। ठीक है, देखो भाई क्या है, पूंजीवाद के कुछ गुण लिए, कुछ गुण साम्यवाद के लिए, और कुछ कृषि प्रधान के लिए, या दोनों का कॉम्बिनेशन लिया और हमने दोनों को साथ लेकर चलना शुरू किया। तो क्या कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या है, कृषि के साथ रोजगार या पशुपालन के साथ उद्योगों को साथ में लेना, कौन सी व्यवस्था कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें हमने, आपने देखा होगा, उद्योग प्रणाली जो है, बड़े उद्योग प्रणाली, वो किसकी देन है, पूंजीवाद की देन है। इसमें आप देखें कृषि, है ना, और बहुत सारी चीजें, कृषि तो इसी का ही है, छूट देने का, है ना, बहुत सारे गरीबों का साथ, आपने देखा होगा हमारे यहाँ स्वास्थ्य फ्री मिल रहा है, गहलोत साहब दे रहे हैं ना आपको, आयुष्मान भारत मोदी जी दे रहे हैं ना, ये सारी चीजें कहाँ आ रही हैं, साम्यवाद में आ रही हैं। आपने देखा होगा शिक्षा, सरकारी स्कूल में शिक्षा कैसी है, फ्री है, तो ये भी सारा आ रहा है। ये बलराम एट सिंपल कौन है, बलराम एट द सिंपल, ये कौन है, ये जो भी है ना, ये माइक ऑन करता है बार बार, या तो आप इसको बंद कर दो या फिर मैं इधर से बंद कर दूंगा। आप लोग बीच में अगर माइक ऑन करेंगे तो दिक्कत आएगी, इसकी डिटेल तो मैं देख ही लूंगा। ये कौन है, बलराम एट सिंपल, ये बार बार ऑन होता है ये माइक इनका, और मैं जब भी देखता हूँ ये ऑन ही मिलते हैं। ये विशेष तौर पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो मैं इनको देखूं भी ये कौन है, डिटेल से इनकी। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है। अब सवाल उठा कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई, तो क्लियर है कि दोनों का कॉम्बिनेशन हम साथ लेकर चल रहे थे। ये बाजार, खुले बाजार व्यवस्था का उदाहरण है, ये बंद बाजार का उदाहरण है। और हमने कुछ व्यवस्था पूंजीवाद से ली, कुछ व्यवस्था कहां से ली, साम्यवाद से ली। और कौन सी अपना ली, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना ली।
अब देखो इसमें आगे क्या है। इसी राजनीतिक टकराव में एक सवाल और उठा कि विकास कैसे हो, विकास कैसे हो। सवाल लिखो, धारणीय विकास किसे कहते हैं? धारणीय विकास किसे कहते हैं? धारणीय विकास किसे कहते हैं? सवाल क्या है? धारणीय विकास किसे कहते हैं? काम का सवाल है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है। ऐसा विकास जिसमें भविष्य को ध्यान में रखकर विकास किया जाए, काम की चीज है, याद रखना। ऐसी व्यवस्था, लिखे मेरे साथ साथ, ऐसी व्यवस्था जिसमें भविष्य को ध्यान में रखकर, भविष्य को ध्यान में रखकर क्या किया जाए? ध्यान में रखकर विकास की योजनाएं बनाई जाए। ध्यान में रखकर विकास की योजना बनाई जावे। देखो इसमें पहली शर्त क्या है कि भविष्य इसमें ध्यान में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही, जैसे मान लो पेट्रोलियम की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, कोयले की बात करें, तो ये कैसा है, निश्चित है, अभी बनना इसको पॉसिबल नहीं है, हजारों करोड़ों सालों में जाकर पेट्रोल बनता है, हम जानते हैं। तो ऐसे में इनका जो खर्च है, इनका जो उपयोग है, वो एक सीमित मात्रा में होना चाहिए, सीमित मात्रा में नहीं होना चाहिए। आपने एक ऐड देखा होगा कि एक कार में एक बच्चा बैठा होता है, एक फादर बैठा होता है, और वो इंजन बंद नहीं करता है। ऐसे में वो बच्चा कहता है कि पिताजी मुझे तो साइकिल की दुकान खोलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप पेट्रोल जला रहे हो, आने वाले समय में पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें किसको ध्यान में रखा जाए? भविष्य को। और भविष्य को ध्यान में रखकर क्या किया जाए? विकास की योजनाएं बनाई जाए। उसे धारणीय या टिकाऊ विकास या स्थायी विकास कहा जाता है। अपने को शब्द यही याद रखना है, एग्जाम में आपको यही शब्द मिलेगा। अगर दूसरा शब्द मैं लिखवा भी देता हूं तो वह सिर्फ आपके समझने के लिए है, बाकी वो किसी काम के आने वाला नहीं है। इसे टिकाऊ विकास भी कहते हैं, इसे स्थायी विकास भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को शब्द कौन सा ध्यान में रखना है? धारणीय विकास किसे कहते हैं? भविष्य को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाए वो क्या कहलाता है? धारणीय विकास कहलाता है। अब देखो इसमें विकास के लिए शर्तों को पूरा भी होना चाहिए। अब शर्तें कौन कौन सी, ये भी ध्यान में रखना है। जैसे पर्यावरण की सुरक्षा हो, आदिवासियों की सुरक्षा हो, ठीक है, वनवासी, वन्य जीव जंतु, इनकी सुरक्षा हो, स्थानीय लोग, इनकी सुरक्षा हो, स्थानीय जनता, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना आप यहाँ पर, ये क्या आएगा अगला बिंदु, विकास की जब धारणाएं देखेंगे हम तब उसमें भी आएगा ये कि पहला हक किसका। जैसे मान लो मेहता स्कूल के प्रांगण में हम काम करवा रहे थे और यहाँ पर सोना गोल्ड निकल जाए, तो इस गोल्ड पर अधिकार किसका होगा, हक किसका होगा? भारत सरकार का। किसका होगा? भारत सरकार का। अब इसमें ऐसी कोई चीज निकल जाए कि जैसे मान लो पानी निकल जाए या फिर गोल्ड ही पता ही लगा किसी को, तो पहला हक किसका? स्थानीय जनता का। किसका? स्थानीय जनता का। स्थानीय जनता का। ये बात याद रखने लायक है कि पर्यावरण प्रकृति से प्राप्त जो चीजें प्राप्त होती हैं उन पर पहला हक किसका, पूछा जाता है सवाल, तो आपको ध्यान में रखना है क्या? स्थानीय, लोकल लोगों का। सबसे पहले स्थानीय लोग, उसके बाद दूसरे वाले लोग उसको काम में लेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन, बांग्लादेश। यहाँ क्या बनती है? बिजली।
आप जानते हो नदियां खूब है, पानी खूब है, तो बिजली आसानी से वहां बनेगी। अब इनकी बिजली कौन खरीद लेता है? भारत। तो इसका विरोध होता है वहां। भारत का विरोध का एक कारण ये भी है, हम पढ़ेंगे बांग्लादेश भारत संबंध इस साल, तो वहां हम देखेंगे कि भारत जो बिजली लेता है बांग्लादेश से, इसका विरोध बांग्लादेशी लोगों के दिल में है कि भाई हमारे यहाँ तो बिजली आ नहीं रही और ले कौन जाता है? पाकिस्तान, भारत। तो ऐसी स्थिति में भारत का विरोध होने लगता है। अब दोनों पक्ष देखते हैं, भारत ने क्या बिजली फोकट में ली? क्या नहीं, भारत ने मोटा पैसा दिया है और पैसे देकर हम क्या खरीद रहे हैं? बिजली। बाजार का नियम है कि जो पैसा देगा, जो कीमत देगा, वो वस्तु खरीद सकता है, ये बाजार का नियम होता है। तो भारत अपनी जगह क्या है? सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखो, अब इसकी जगह दूसरा बिंदु देखो, क्या रिलायंस वाले अडानी ग्रुप किसानों का जब बाजरा गेहूं फसलें महंगे दाम पर खरीद रहे हैं, तो क्या हमारे यहाँ विरोध नहीं हो रहा? हो रहा है, क्योंकि वो एकाधिकार से डरते हैं। इसीलिए ये लोग भी किससे डर रहे हैं? भारत के एकाधिकार से डर रहे हैं कि भारत ज्यादा पैसा देकर सारी ही बिजली ले जाएगा तो हमारे पास बिजली कहाँ बचेगी। बांग्लादेश की समस्या समझ में आई कि बांग्लादेश इस बात से डरता है कि जब भारत को बिजली देना शुरू करेंगे तो हमारे देश का लालच बढ़ेगा और भारत पैसा ज्यादा देगा। तो ऐसे में जो पर्यावरण है उसके साथ क्या हो जाएगी? छेड़छाड़ हो जाएगी और हालात बिगड़ जाएंगे। दूसरी बात, अब देखो बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू, बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने देख ही लिया। अब देखो भारत का, भारत क्या कह रहा है कि भाई संसाधन उपलब्ध हैं तो हम तो पैसा दे रहे हैं, आप नहीं दोगे तो कोई और देगा, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि बाजार में जो चीजें बिकने आ गई वो कोई तो खरीदेगा। इसलिए भारत कहता है आप नहीं दोगे तो कोई और देगा। दोनों के बिंदु समझ में आए? बांग्लादेश का तो क्या हुआ? विरोध हो रहा है क्योंकि पर्यावरण का शोषण बढ़ेगा, क्योंकि भारत क्या कह रहा है कि हम तो पैसा दे रहे हैं। तो विकास में किस किस को ध्यान में रखना है? एक तो पर्यावरण को, कि पर्यावरण की शर्त पर कोई भी विकास नहीं होना चाहिए। इसमें उदाहरण हम देखेंगे नर्मदा नदी का, डिटेल से पढ़ेंगे। 11th क्लास में मैंने बताया था आपको नर्मदा नदी, वहां टॉपिक आया था। एक देखेंगे चिपको आंदोलन उत्तराखंड 1973, ये दो आंदोलन तो अपन पर्यावरण से संबंधित देखेंगे। आदिवासी आंदोलन, आदिवासी भी देखेंगे हम लोग, जहां साउथ अफ्रीका की आदिवासी देखेंगे, हरिद्वार की घटना देखेंगे, उड़ीसा की घटनाएं देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत की घटनाएं देखेंगे। वन्य जीव जंतु, आप जानते हो मानव का क्षेत्र बढ़ रहा है, किसका क्षेत्र बढ़ रहा है? मानव का। और मानव कैसे क्षेत्र बढ़ा रहा है? अंधाधुंध कटाई करके। तो ऐसे में जीव जंतुओं का संरक्षण कैसे हो, ये भी किसका मुद्दा है? धारणीय विकास का मुद्दा है। और फिर स्थानीय जनता, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि लोकल सभ्यता, संस्कृति, भाषा, परंपरा, इन सब को नहीं मिटाना चाहिए। इन सब की शर्तों पर यदि कुछ लागू कर रहे हैं तो वो क्या है? नुकसानदायक है, विकास में नहीं आने वाला है। तो ये सब टकराव हमारे यहाँ थे राजनीति में, कि हम, पहला टकराव तो था प्रकृति को लेकर कि साम्यवादी अपनाया जाए या पूंजीवाद को, फिर दूसरा था धारणीय कि विकास कैसा होना चाहिए? अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, मशीनों वाला नहीं होना चाहिए, स्थायी विकास होना चाहिए। स्थायी विकास, टिकाऊ विकास, धारणीय विकास, जो किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके बाद देखा गया कि जो विकास हो उसके आयाम क्या क्या हो, तो उसके आयाम क्या क्या हो? पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए, आदिवासी जनता की उसमें सुरक्षा होनी चाहिए, वनवासियों को उसमें विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाना चाहिए, वन्य जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर स्थानीय जनता को ध्यान में रखकर विकास किया जाए तो उसको उनकी सभ्यता समाप्त नहीं होनी चाहिए कि वहां नए लोग जाके रहने लग जाएं, विकास के चक्कर में सबको समाप्ति हो जाए। उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे
आदिवासी सभ्यता बची रहे, स्थानीय सभ्यता बची रहे, और जो विकास हो वो विनाश की तरफ ना बढ़ सके, विकासी रहे। तो इसमें दो तीन बातें हमने देख ली। धारणीय विकास किसे कहते हैं, राजनीतिक टकराव क्या है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई, और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। कल पढ़ेंगे विकास की विभिन्न धारणाएं। अभी तो क्लास खत्म हो गई है, कुछ पूछना हो तो बताओ। कोई क्वेश्चन है क्या?